गुड मॉर्निंग मोदी जी। अरे क्या बात है अमित, आज अकेले ही आए? अरे हाँ, वो कोरोना चल रहा था ना, इसलिए सबको डर लग रहा है। अरे तो कोई बात नहीं, आज की राजनीति सिर्फ तुझे ही पढ़ा दूंगा। अरे मुझे तो लगा कि कोई नहीं आया तो आज हॉलीडे, लेकिन आप मुझे पढ़ाने वाले हो। क्या बोला? हॉलीडे? ओके सर जी। 3 महीने का लॉकडाउन था, उसमें इतनी छुट्टियां गिराई, कम है क्या? ओके सर जी। तो आज हम ओके सर जी, मैं एसएसटी का अभी चैप्टर बुक और 1 पेन पढ़ेंगे कि निकालता हूँ। अंग्रेज कैसे भारत में आए और कैसे उन्होंने हम पर राज करना शुरू किया, समझा? हेलो फ्रेंड्स, तो आज की पिक्चर का नाम है द राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। साइंस और मैथ्स तो कर लिया, अब थोड़ा थोड़ा ध्यान दूसरे सब्जेक्ट में भी देना पड़ेगा दोस्तों। सिर्फ एग्ज़ाम में साइंस और मैथ्स नहीं आने वाला। तो चलो यहाँ पे मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ आज। Since the ancient period, India had enjoyed an incomparable position in the whole world due to its economic, cultural, and religious inheritance. Due to the economic prosperity and cultural inheritance, people from different nations of the world came to India. There was a lot of demand of Indian species, muslin, silk, cloth, indigo, etc. in the European country. Trade between India and Europe was carried out through land route and sea route, and at the center of this route was Istanbul, Constantinople in Turkey. तो भाई इंडिया के पास इतना पैसा था, तो अब वो पैसा है कहाँ पर? भाई वो तो सब ब्रिटिशर्स आए और सब लूट के चले गए। तो बस वही कॉन्सेप्ट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इंडिया की जो संस्कृति थी ना, वो बहुत ही उच्च थी। पहले के ज़माने की बात चल रही है यहाँ पे। तो बस उससे आकर्षित होकर दूसरे देश यहाँ पर ट्रेड करने आते थे, और इंडिया और यूरोप के बीच बहुत ही पुराने समय से ट्रेडिंग का संबंध था। यहाँ इंडिया के जो प्रोडक्ट है, जैसे कि इंडियन के मसाले, फिर मुस्लिन, मुस्लिन एक क्लोथ का नाम है। जैसे कि सिल्क क्लोथ है ना, वैसे मुस्लिन एक क्लोथ की वैरायटी है। सिल्क क्लोथ और इंडिगो, इंडिगो एक डाई है, यानी वो कलर होता है ना कपड़े पे लगाने का, वो डाई। तो अब मैंने जिन जिन प्रोडक्ट का नाम लिया ना, वो यूरोप तक बिकते थे। उनकी डिमांड यूरोप में कई ज़्यादा थी, और यहाँ से जो प्रोडक्ट यूरोप में बिकते थे ना, वो लैंड रूट और सी रूट के द्वारा ले जाया जाते थे। और सी रूट के बीच में इस्तांबुल, जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से भी जाना जाता है, टर्की के अंदर आया हुआ है, वो बीच में आता था। तो जब टर्किश मुस्लिम ने इस्तांबुल को जीत लिया ना टर्की से 1453 एडी में, तो टर्किश मुस्लिम ने जो इंडिया और इंग्लैंड का सी रूट है ना, वो बंद करवा दिया। फिर तो क्या, यूरोप वालों की तो बैंड बजी हुई थी। वो लोग कहाँ से मसाले के बिगड़ जीते। खाने में मसाला ही ना होता तो खाने का स्वाद ही क्या। तो फिर यूरोपियन को इंडिया तक का एक नया सी रूट ढूंढने की बहुत ज़रूरत थी। तो बस वहाँ से ही सब डिस्कवरीज का एरा शुरू हो गया, डिस्कवरीज का युग शुरू हो गया। इसका मतलब सब नई नई जगह मिलने लगी। पहले के ज़माने में तो लोगों को ऐसा ही लगता था कि इधर सिर्फ हम ही जी रहे हैं, लेकिन फिर उन लोगों को पता चला कि हम अकेले यहाँ नहीं रहते, इस धरती पर और भी कई लोग रहते हैं। तो चलो आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया, यानी इंडिया तक पहुँचने का एक नया दरिए का रास्ता। तो बहुत सारे राजाओं ने बहुत सारे लोगों की पैसों से मदद की ताकि वो इंडिया तक का सी रूट ढूंढ सके। सबसे पहले पोर्टुगीज के जो किंग थे, प्रिंस हेनरी, उन्होंने बहुत सारे लोगों की
पैसे से यानी इकोनॉमिक हेल्प की। वो लोग इंडिया को नया सी रूट ढूंढने वाले थे। बहुत सारे जो बड़े बड़े इंसान थे जैसे कि बार्थोलोमेव डियास, उनने द केप ऑफ गुड होप ढूंढी, यानी ढूंढना इंडिया था पर मिल गया कुछ और। तो भी फायदा तो हुआ कि नहीं, नई जमीन तो मिली ना उनको। फिर किंग ऑफ स्पेन, उनने क्रिस्टोफर कोलंबस की मदद की, पैसों से मदद की। और क्रिस्टोफर कोलंबस तो भाई अपनी यात्रा पे निकल ही गए थे इंडिया का सी रूट ढूंढने के लिए। फिर बीच में उन्हें एक टापू मिला, तो वो टापू अभी वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है और ये अटलांटिक ओशन में आया गया है। तो भाई फिर कोलंबस ने एक और नई जगह ढूंढी। उसने असल में एक नया देश ढूंढ लिया था, लेकिन उसको तो ऐसा ही लग रहा था कि उसने इंडिया ढूंढा है। फिर बीच में आ टपके अमेरिको वेस्पूसी भाई। उन्होंने क्या किया पता है? उसको क्लैरिफिकेशन यानी बताया कि ये असल में इंडिया है नहीं, और उस देश का नाम उनके ही नाम से पड़ गया। इसका मतलब घूमा फिरा क्रिस्टोफर कोलंबस, पसीना बहाया भाई उसने। लेकिन बीच में आके अमेरिको वेस्पूसी ने खाली इतना कहा कि भाई ये इंडिया है ही नहीं, ये कोई नया देश है, और सारा क्रेडिट ले गया ये अमेरिको वेस्पूसी। भाई ये तो सरासर नाइंसाफ़ी थी। लेकिन भाई चलो हम टॉपिक पे आते हैं, आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। दूसरा पन्ना लाया जाए। द सी रूट टू इंडिया। इंडिया का सी रूट अभी तक मिला नहीं था, यानी नया समुद्री रास्ता अभी तक किसी ने ढूंढा नहीं था। फिर भाई आए वास्को द गामा। उन्होंने 1498 एडी में एक कैलिकट पोर्ट पे आ पहुँचे। फिर उन्हें पता चला कि वो इंडिया में आ गए हैं। फिर वहाँ के एक हिंदू के किंग थे जिनका नाम था जैमोरिन। उन्होंने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया और वहाँ पे बिजनेस करने की परमिशन दे दी, बिना सोचे समझे दे दी पागल राजा। Thus, this is considered as an important event in the world, as this opened the doors for other Europeans to came to India. यानी इधर से ही एक बहुत बड़ा महत्व का कार्य शुरू हो गया था। यूरोपियंस को इंडिया में आने का एक और नया सी रूट मिल चुका था। अब हम आगे की गाथा शुरू करते हैं। द अराइवल ऑफ यूरोपियन टू इंडिया। इसका मतलब द अराइवल ऑफ ब्रिटिश एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड सेंटर, यानी ब्रिटिशर आए और अपने ट्रेड के तंबू लगा दिए। तो चलो पढ़ते हैं। द Portuguese were the first to arrive in India for trade after the discovery of sea route to India. Within a span of 100 years, the Portuguese took control of several territories like Diu, Daman, Goa, Cochin, Malacca, etc. इसका मतलब पोर्टुगीज वो था जिसने इंडिया पर पहला सी रूट ढूंढा, और वहाँ पर 100 साल के बाद उन्होंने बहुत सारे जो जगह वो हड़प ली थी। कौन सी जगह चलो पढ़ते हैं। एक तो था दीव, दमन, गोवा, कोचिन, मेलका, ऐसे ऐसे शहर उनने हड़प लिए थे, यानी आए थे ट्रेड के मकसद से, लेकिन कर कुछ और रहे थे। इंस्पायर्ड बाय द पोर्टुगीज success in the trade, the Dutch from Holland and the Danish from Denmark arrived in India for trade. फिर उनने देखा किन किन ने, डच, होलैंड के डच और डेनमार्क के डेनिश ने पोर्टुगीज को देखा। तो भाई ये तो इंडिया में बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो चलो हम भी चलते हैं और पैसे कमाते हैं। तो वो लोग भी इंडिया में ट्रेड करने आ गए। उन्होंने भी अपने तंबू झाड़ दिए इंडिया में। The English traders established the East India Company to carry out trade with India. अब आए इंग्लिश ट्रेडर यानी यूरोपियन। उन्होंने अपनी कंपनी खोली जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया में उन्होंने भी अपने ट्रेड के तंबू लगाई दिए थे।
फिर इंग्लैंड की जो क्वीन थी ना, एलिजाबेथ, उनने 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने की इजाज़त दे दी। ईस्टर्न कंट्रीज लिखा है, लेकिन इंडिया भी उसमें आता ही है। द फर्स्ट शिप अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन विलियम हॉकिंस अराइव्ड इन सूरत। फिर पहली जो शिप थी ना, उसमें जो कैप्टन थे उनका नाम था विलियम हॉकिंस। वो सूरत में आ टपके, बट ड्यू टू द डोमिनेंस एंड अपोजिशन फ्रॉम द पोर्टुगीज दे वर नॉट अलाउड टू एस्टेब्लिश देयर ट्रेड सेंटर। फिर तो भाई ब्रिटिश को ना ही बोल दिया था कि पहले से यहाँ पे पोर्टुगीज ट्रेड कर रहे हैं, तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं। पर फिर बाद में मुगलों का राजा जहांगीर आ टपका। तो चलो अगले पत्ते में देखते हैं इस जहांगीर भाई ने क्या कारनामे किए थे। तो इन जहांगीर भाया ने वो काम किया था जिसकी सज़ा हमें 1947 तक भुगतनी पड़ी थी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। उन्होंने ब्रिटिशर्स को परमिशन दे दी कि आप कोठी में अपना पहला जो सेंटर बना के यहाँ पे ट्रेड शुरू कर सकते हैं। अब ये कोठी सूरत है, सूरत के अंदर आया हुआ है। तो उन्होंने पहला ट्रेड सेंटर 1613 एडी में चालू किया था। फिर धीमे धीमे उनने सूरत से भरूच और उसके बाद अहमदाबाद में भी अपने ट्रेड के तंबू लगा दिए थे। बट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ द मराठास इन दिस रीजन द कंपनी सेंस डेंजर टू इट एक्सिस्टेंस एंड हैंस मूव टूवर्ड द साउथ and east direction, where they set up their centers in Machilipatnam, Andhra Pradesh, St. George, Chennai and Fort William, कोलकाता। लेकिन भाई ये जिस बाजू ट्रेड कर रहे थे उस बाजू तो मराठास का रूल था। वही पेशवा बाजीराव, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके वंशक, उनका रूल चल रहा था। तो उनको कहीं कहीं ऐसा डर लगने लगा कि भाई यहाँ पे रूल नहीं करना, ये लोग तो हमें यहाँ से भगा देंगे, इससे अच्छा डायरेक्शन बदल देते हैं। तो बस उसी डर में वो साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेड करने चले गए। उन्होंने अपना अगला ट्रेड सेंटर माछलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में, सेंट जॉर्ज जो कि चेन्नई और फोर्ट विलियम जो कि है कोलकाता, वहाँ पे अपने ट्रेड के तंबू लगा दिए। फिर मुंबई बिकम द हेडक्वार्टर इन 1687 एडी। तो मुंबई उनका मुख्य जिला बन गया था, मुख्य ट्रेड का हेडक्वार्टर। इसका मतलब वहाँ से उनका सब ट्रेड का कामकाज, बड़े बड़े कामकाज होते थे। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड इन 1668 AD and eventually set up the trade center in Mahe, Karikal, Pondicherry, Puducherry, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम एक्सेट्रा। यहाँ पे कंपटीशन इतने कम चल रहे थे क्या, जो फ्रेंच भी आ टपका। उनने 1666 एडी में यहाँ पे आके अपने ट्रेड के तंबू लगा दिए। सबसे पहले उन्होंने माही, फिर करिकाल, फिर पौंडीचेरी जो कि अभी है पुडुचेरी, फिर चंद्रनगर और मछलीपट्टनम, ऐसे ऐसे जगह पर उनने अपने ट्रेड के तंबू झाड़ दिए थे। In the 18th century, the English and the French were constantly busy establishing their rule in the entire world and conquering more territories. Between 1746 and 1763, there were three Mysore Wars between the French East India Company and the British East India Company in India, which the French East India Company lost, thus making easy the expansion of British East India Company. इसका मतलब जब फ्रेंच लोग आए थे 18th सेंचुरी में, जब इंग्लिश और फ्रेंच ये दोनों एक ही मकसद पे थे कि इंडिया को पूरा अपना ट्रेड सेंटर बनाकर इंडिया पे राज करने का मकसद था। तो ये दोनों अपने अपने रास्ते पे चल रहे थे, लेकिन फिर इन दोनों में से कोई एक ही राज कर सकता था ना, दोनों कहाँ से राज करते। तो दोनों के बीच में 1746 और 1763 में
तीन तीन लड़ाई हुई, जिसे मैसूर वॉर भी कहा जाता है। और इधर से इतिहास बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, यानी यूरोपियंस की जीत हुई और फ्रेंच की हार। फिर तो क्या, फ्रेंच को बोरिया बिस्तर बांधने को कहा और इंडिया से निकल लेने को कहा। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ा ही सुनहरा मौका मिल गया था इंडिया पे राज करने का। तो आगे की कहानी जारी रखते हैं। At the end of this battle for power, the Portuguese were left with Diu Daman, Goa, while French had their trade center at Chandranagar, Mahi, Karigal, and Pondicherry. Meanwhile, the Dutch had to go live forever. इसका मतलब जब फ्रेंच और इंग्लिश यानी यूरोपियंस में लड़ाई चल रही थी ना, जब पोर्टुगीज इंडिया छोड़कर भाग गया और डच भी इंडिया छोड़कर भाग गया, उसके बाद बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आएगा। सब सुन लो, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में 100% पूछने वाले हैं। तो अच्छे से मेरे एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दो, रटना नहीं है, सुन लो, समझ के करोगे तो आगे काम आएगा। बैटल ऑफ प्लेसी। तो भाई, बैटल ऑफ प्लेसी जो इंडिया के जाने माने युद्ध में से एक था। तो इस कहानी की शुरुआत सिराजुद्दौला से होती है। वो बंगाल का होने वाला राजा था, वहाँ पे राज करता था। उसका ऐसा स्वभाव था कि उसके खुद के ही राज्य में उसके दुश्मन पैदा हो गए थे। कैसा स्वभाव होगा इस राजा का पता नहीं, चलो टॉपिक चालू रखते हैं। During this period, the British East India Company built a fortress around the trade center in Kolkata on pretext of security reason without taking the permission of the Nawab. इसका मतलब ये सब जब चल रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किले बनाने शुरू कर दिए हैं। कोलकाता पे सबसे पहले उन्होंने अपना पहला किला बनाया और उन्होंने किसी की परमिशन भी नहीं ली। इसका मतलब राज्य में आकर उनके परमिशन के बगैर किले बनाने शुरू कर दिए और बहाना बनाया कि उनके और जो ट्रेडर्स हैं ना, अपोनेंट, वो वहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो उनसे सिक्योरिटी यानी बचाव के लिए उन्होंने किले बनाए हैं। फिर तो भाई हुआ क्या, बट नवाब सिराजुद्दौला डिस्ट्रॉयड द फोर्ट्रेस। पर सिराजुद्दौला उन राजा में से नहीं थे जो शांत बैठे बैठे सब देखते रहे। उन्होंने सबसे तेज निर्णय लिया और सारे किले उड़ा दिए। When this news reached Madras, a small army of company led by Robert Clive reached Bengal in order to help the Kolkata trade center. इसका मतलब जब ये मद्रास तक पहुंची न्यूज़, तो वहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव की एक छोटी सी आर्मी टुकड़ी उन्होंने बंगाल भेज दी कोलकाता ट्रेड सेंटर को बचाने के लिए। कई ट्रेड सेंटर भी ना उड़ा दे, ये सोचकर रॉबर्ट क्लाइव तो घबरा गया भाई। In spite of the army of East India Company being strong, they realized that it was not easy to defeat the Nawab's army. इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी तो शेर थी, लेकिन सामने नवाब की आर्मी सवा शेर थी। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी को बड़ी आसानी से हरा दिया। तो रॉबर्ट क्लाइव को ऐसा लगा कि भाई ये नवाब की आर्मी को हराना तो थोड़ा सा मुश्किल है। सो रॉबर्ट क्लाइव रिस्टोर्ड ट्रू ट्रेचरी। उनको कोई रास्ता नहीं मिला तो वो मामा शकुनी की चाल चलने लगे। आप समझ ही गए होंगे, षड्यंत्र चालू कर दिया उन्होंने। A conspiracy was planned in order to defeat the Nawab, in which the Nawab's commander-in-chief, Mir Jafar and Sheikh Amichand were coaxed to join on the pretext of the Nawab is unnecessarily harassing the people. A war was declared at the ground near a village named Plassey. फिर तो क्या, नवाब के विरोध में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था और उनमें नवाब के खुद के कमांडर इन चीफ
मीर जफर और सेठ अमीचंद भी आ गए थे। जी हाँ, आपने पहले पढ़ा ही होगा कि उनके ऐसे स्वभाव के कारण उनके खुद के देश में उनके ही ओपोनेंट यानी दुश्मन भरे पड़े थे। तो भाई यही दो दुश्मन है। आपने सुना ही होगा वो रामायण की कहानी, जिसमें रावण को हराना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन भाई रावण का भाई राम के साथ मिल गया तो उन्होंने रावण को हरा दिया। बस वैसे ही यहाँ पे नवाब को भी हराना मुश्किल काम था, लेकिन उनके खुद के जो सेनापति थे ना, वो सामने वाले के साथ मिल गए और उनके खिलाफ षड्यंत्र चालू कर दिया। और वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पे वॉर घोषित कर दिया, यानी चढ़ाई कर दी। और ऐसा बहाना निकाला कि वो अपनी प्रजा को परेशान करते हैं। फिर वहाँ पे तो भाई जंग छिड़ गई। प्लेसी नाम के एक छोटे से गांव में ये जंग की शुरुआत हुई थी। तो बैटल ऑफ प्लेसी 23 जून 1757 एडी को हुआ था। और बैटल ऑफ प्लेसी का जो रंग मैदान है ना, वो मुर्शिदाबाद से 38 किलोमीटर दूर था। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल, समझे कि नहीं? अकॉर्डिंग टू द प्लान, मीर जफर लॉस्ट द बैटल। सिराजुद्दौला was defeated due to the Robert Clive treachery. The Battle of Plassey ended in just half a day. इसका मतलब मीर जफर, सेठ अमीचंद और रॉबर्ट क्लाइव के षड्यंत्र के हिसाब से मीर जफर हार गया, यानी सिराजुद्दौला की हार हो गई, क्योंकि मीर जफर उसका ही सेनापति था ना। समझे कि नहीं? सिराजुद्दौला तो भाई आधे ही दिन में हार गया, यानी पहले एक दिन भी नहीं हुआ था उसको जंग में, और हार गया। और सिराजुद्दौला को वीर गति मिली। द कंपनी एज अ रिजल्ट गॉट अ फ्री होल्ड ओवर 24 परजनास. Mir Zafar was made the Nawab of Bengal. Thus, the foundation of the company's rule in India was laid with the Battle of Plassey in 1757. तो भाई अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मीर जफर सामने वालों के साथ क्यों मिल गया था। उसको बंगाल पे राज करना था, इसलिए उसने षड्यंत्र से सिराजुद्दौला को मार दिया और बंगाल पे राज करने लगा। लेकिन उसको पता नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी भी उसके पीठ पीछे षड्यंत्र ही रच रही है, ये उसको आगे पता चलेगा। तो उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परजनास मिल गए, यानी उनके राज में आ गए। फिर यहाँ से ही उनने अपना शासन चालू कर दिया, हमारे पर राज करना शुरू किया। द फाउंडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया वॉज लेड डाउन विद द बैटल ऑफ प्लेसी 1757। देखो यहाँ पर स्पष्ट अक्षरों में लिखा है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था ना, वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का भी राज शुरू हो गया था। तो वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अरे रुको 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 रुको, एक बात कहनी तो रह ही गई, ध्यान लगा के सुनना। चिका चिका।